तो भाई साहब हमारी फिजिक्स में 3 दिशाओं का निर्धारण किया गया, एक्स, वाई और जेड। तुम गाड़ी चला रहे थे, कभी 100 की स्पीड में, कभी 10 की स्पीड में, कभी 0 की स्पीड में, कभी 1000 की स्पीड में, कभी 5000 की स्पीड में। हर एक सेकंड में 928 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसे कहा जाता है, क्या बोलती पब्लिक? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइटन के इस तोड़ मरोड़ के पूरे सिलेबस को फटाफट वन शॉट में कराने वाली सीरीज में, जहां पर मैं हूं आकाश रवन, आप सभी का फिजिक्स बरी। और भाई साहब आपको जैसा वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा। वादा को जैसा था कि आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, साथ में वन शॉट भी देंगे। लो भाई साहब, आपके किए गए वादे को हम पूरा करने के लिए आ गए। तो भाई साहब क्लास 9 के रेडियंट के बच्चे, कुछ प्यारे बच्चे रेडियंट के भी होंगे जो कि लेक्चर को देख रहे होंगे, और कुछ प्यारे बच्चे बिना रेडियंट वाले भी होंगे। तो भाई साहब सबकी चिंता हम पीडब्ल्यू वालों को है। चिंता की कोई ना बात, जब पीडब्ल्यू है तुम्हारे साथ तो कैसे हैं आप लोग? सोच रहे होंगे ना कि मैंने पहले डाला कि क्यों नहीं बोला, तो मैंने बोल दिया। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं मोशन इन वन डायमेंशन का पूरा लेक्चर वन शॉट में। अराउंड मेरा टारगेट 1.5 आवर का है। कोशिश मेरी पूरी है कि 1.5 आवर में कंप्लीट कर दूं इस चैप्टर को, क्योंकि वन शॉट है। और भाई साहब डिटेल चैप्टर की बात करते हैं तो डिटेल चैप्टर तो हमने रेडियंट के बैच में किया हुआ है। अगर रेडियंट के बैच में अभी नहीं पढ़ा तो पूरा 7 लेक्चर में 7 घंटे में लेक्चर किया, क्योंकि ये वन शॉट है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाल होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आकाश रवन आपको फिजिक्स का एक दमदार सा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। और तुमको पता है उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, मोशन इन वन डायमेंशन है। अच्छा, आप सोच रहे होगे ये मोशन क्या होता है? आप सोच रहे होगे ये मोशन क्या होता है? आज हम तुमको सब बताएंगे कि मोशन क्या होता है, कैसे होता है, किधर होता है, कहां होता है, कहां क्या, हाँ कहाँ होता है, ये भी तुमको बता दें। सब जानना है? हाँ भाई देखो भाई, आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक बात और, पिछले लेक्चर में मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया था, और आज मैं मोशन इन वन डायमेंशन कराने वाला। पिछले लेक्चर को आप इसी प्लेलिस्ट में, मेरे इस लेक्चर के पहले डाला होगा वो लेक्चर, उसमें मैंने पूरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो आईसीएससी वाला जो बच्चा होता है ना, बहुत ज्यादा एक टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, ये मेरा अनुभव है। एक टॉपिक को बहुत ज्यादा, वो कम टाइम में ज्यादा चीजों को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो कम समय में चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख जाता हूं। और अरे आपकी ही बात कर रहा हूं, आप भी तो आईसीएससी के हो, आप भी बहुत जल्दी चीजों को सीख जाओगे, बहुत कम टाइम में आप चीजों को सीख सकते हो। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यही सुनना चाह रहे थे तुम? लो सुन लिया। अब देखो भाई, आज हम सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें पढ़ने वाले, जिसमें से बातें हैं सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को। अब देखिए, याद करिए पिछली क्लास को, आपको मैंने सिखाया था, आपको मैंने बताया था कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने सिखाया था कि क्वांटिटीज क्या होती है। हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो, हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी कहलाती है। कोई शक? आप बोलोगे नहीं सर कोई शक नहीं, आपने पिछली क्लास में अच्छी तरह से बताया था कि हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो, क्या कहलाती है? क्वांटिटी। और पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, पहली फंडामेंटल, दूसरी डायरेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, याद हो? अगर तुमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का याद हो, तुम्हें अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम पता तो लिख डालो इस चैट बॉक्स में, बता दियो कि 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम पता ये होता है। और देखते हैं कितने बच्चों को नाम पता जानकारी के साथ पता है। तो बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। और आगे उसके बाद डेराइव क्वांटिटी कितनी थी? बहुत सारी थी सर, जितनी आवश्यकता हो उतनी बना सकते थे, जैसी परिस्थिति हो वैसी फंडामेंटल क्वांटिटी बना सकते थे। आज मैं आपको क्वांटिटी के एक नए रूप से मिलवाने वाला हूं। आज मैं आपको क्वांटिटी के एक विचित्र से प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से एक का नाम है स्केलर और दूसरे का नाम है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, स्केलर वो होती है जो बढ़िया टेंशन नहीं लेते, टेंशन मतलब दिशा नहीं लेते। उदाहरण के लिए मैंने आपसे बोला भाई अपना नाम है आकाश रवन, अपना वजन 100 किलो है, बात खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने बोला कि मेरा वजन 100 किलो है, खत्म, समझ आ गया आपको? 100 किलो है, बढ़िया। अब मैंने बोला कि तू जहां खड़ा हुआ ना बेटा, तू जहां खड़ा हुआ ना बेटा, तो उससे 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूं। अब आप बोलोगे सर 100 मीटर तो बात सही है, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक कहां खड़े हो? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो भी ये बात बना रहा था, उसके दिमाग में 2 नई क्वांटिटी आई, जिसमें से एक का नाम क्या है? स्केलर, और दूसरे का नाम क्या है? वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसको दिशा की जरूरत
नहीं होती। ठीक है, स्केलर वो होती है जिसे दिशा की जरूरत नहीं होती, जिसे दिशा मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये मत बोलना सर मेरी क्लास में भी तो एक दिशा है, उसकी जरूरत नहीं है क्या स्केलर को? हाँ ना भाई साहब, स्केलर का मतलब जिसे डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, जो बिना डायरेक्शन के बढ़िया मजे में रहती है, जो बिना डायरेक्शन के भी कंप्लीट होती है। अब देखो, मान लो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए, और कुछ ना चाहिए भाई साहब। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट चाहिए, इसके अलावा कुछ ना चाहिए आपको। आगे वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगी। बिना डायरेक्शन के ये इनकम्प्लीट है, डायरेक्शन के बिना काम नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, आपने धक्का लगाया, लगा दिया सर धक्का, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया हमको धक्का लगाने में, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट और साथ ही साथ दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। याद रखना, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जब बिना डायरेक्शन की कंप्लीट होती है, उन्हें कहा जाता है स्केलर। अगर मैं हिंदी में बताऊं ना तो स्केलर को अदिश कहा जाता है। स्केलर को क्या कहा जाता है? अदिश। अदिश मतलब थोड़ा सा आप इसको बिफ्रिकेट करेंगे, तोड़ेंगे तो अलावा दिशा के, अलावा दिशा के, दिशा के अलावा क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इन्हें बोला जाता है सदिश। ठीक है, इन्हें बोला जाता है सदिश, मतलब दिशा के साथ। आप बोल रहे हो सर आप तो हिंदी मीडियम वाली बातें पढ़ाने लगे। हाँ हाँ, हिंदी का भी एक अलग ही मजा है। अब कुछ भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दो। वेलोसिटी, नाम तो सुना ही होगा तुमने, वेलोसिटी। ठीक है, नहीं सुना तो आज बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा काफी बुक में डिस्प्लेसमेंट को डी से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, काफी बुक में डिस्प्लेसमेंट को एस से भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों स्थितियों को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, उसके बाद मोमेंटम। ठीक है, अब ये मत बोलना सर वर्क भी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क स्केलर ही तो है, सही तो बोला था, वर्क वेक्टर नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वो कहलाती है वेक्टर। वेक्टर वेक्टर याद रखिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। देखो कुछ एग्जांपल भी दिए, और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आप ले सकते हो। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ अपने आप में कंप्लीट होती है, लेंथ अपने आप में कंप्लीट होती है, उसे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो बेटा अगला पढ़ते हैं रेस्ट इन मोशन। भाई साहब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, क्या मैं अपनी जगह बदल रहा हूं? 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 नहीं, तो मैं रेस्ट में हूं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो किस में कहलाता है बच्चे? रेस्ट में। अब मैं पता जिस रूम में हूं, मेरे सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है पर्पल की, मैं एक जगह से उठाकर ले आया था, उसे बैग में रखकर गलती से मैं ले आया था, लेकिन आज भी वो मेरे सामने रखी हुई है, वो अपनी जगह नहीं बदल रही। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदलता, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदलता तो वो किस में कहलाता है बच्चे? रेस्ट में कहलाता है। वो किस में कहलाता है बच्चे? रेस्ट में। लेकिन लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर खड़ा हुआ, मैं तो सड़क पर खड़ा रह गया, मेरे सामने बाइक निकली, मेरे सामने साइकिल निकली, मेरे सामने कार निकली, मेरे सामने फरारी निकली, मेरे सामने ट्रक निकला, मेरे सामने पुलिस की गाड़ी निकली, मेरे सामने बहुत सारी ढेर सारी गाड़ियां निकली, तो वो सारी किसमें है? मोशन में है। भाई साहब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है रेस्ट में भाई साहब। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, तो वो किस में कहलाता है? मोशन में। बड़ा साधारण सा उदाहरण देता हूं भाई साहब, आज तुम कहीं ना कहीं बाहर घूमने तो जाओगे, आज जिस दिन मेरा ये वीडियो आप देख रहे होगे दिवाली के पास वाला दिन होगा, तो कहीं ना कहीं घूमने तो जाओगे, दिवाली के दिन बाहर, घर से बाहर तो निकलोगे। अरे घर से बाहर नहीं निकलोगे, दिवाली की सफाई तो करोगे ही कम से कम। अगर तुम दिवाली की सफाई कर रहे होगे ना, तो देखना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो आपके रखे हुए महसूस होंगे, वो अपनी जगह नहीं बदल रहे होंगे, तो वो किस में कहलाएंगे? रेस्ट में। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो अपनी जगह कंटिन्यूअसली बदल रहे होंगे, वो किस में कहलाएंगे? मोशन में। जैसे मैं अपनी जगह बदल रहा हूं, 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 तो मैं किस में कहलाऊंगा? मोशन में। और लेकिन अगर मैं ऐसे रुका हुआ हूं तो मैं किस में हूं? रेस्ट में। अच्छा गाड़ी तो देखी होगी, अब ये मत बोलना सर हमने गाड़ी नहीं देखी। गाड़ी जो होती है सर देखी है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा नहीं। गाड़ी जब तुम देखते होगे ना, तो गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है, तो वो किस में है? रेस्ट में। लेकिन गाड़ी चल रही है तो वो किस में है? मोशन में। मोशन में, मोशन में। एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत, पर वो
इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परफेक्टली रेस्ट में हो और परफेक्टली मोशन में हो, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मिक्सचर ही मिलता है हमेशा, आपको हमेशा क्या मिलता है? मिक्सचर ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, वन डायमेंशन मोशन। देखो बेटा, वन का मतलब तो वन होता है, वन का मतलब क्या होता है? एक। वन का मतलब क्या होता है? एक। और डायमेंशन को साधारण शब्दों में कहे ना तो दिशा, और मोशन मतलब जगह बदलना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दिशा में मूव कर रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अलोंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है? वन डायमेंशन मोशन। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब भाई साहब, हमारी फिजिक्स में, हमारी मतलब हमारी हमारी आपकी और मेरी फिजिक्स में तीन दिशाओं का निर्धारण किया गया। अभी तक तीन है, पहले एक मानी जाती थी, फिर दो मानी गई, फिर हमने तीन मान ली। तो भाई साहब, हमारी फिजिक्स में तीन दिशाओं का निर्धारण किया गया, एक्स, वाई और जेड। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले, एक्स, वाई और जेड के बारे में। जब भी हम दिशाओं की बात करेंगे तो फिजिक्स में एक्स, वाई और जेड दिशाएं होती हैं। ठीक है, जिनको डायमेंशंस भी कहते हैं, जिनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत यूज करते हैं, एक्स, वाई और जेड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्स, वाई और जेड तीनों में से किसी एक के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है ना, तब वो कहलाता है वन डायमेंशन मोशन। इतना मुश्किल हमको तो समझ ही नहीं आया, लो हम और आसान कर देते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी चलती है, स्ट्रेट पाथ पर चलती है, हम ऐसे हैं, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, तो हमारा मोशन क्या कहलाएगा? अरे हमारा मोशन ही तो कहलाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। हमारा मोशन ही तो कहलाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता है कि वो एक रास्ते की ओर ट्रैवल करे, मतलब एक रास्ते पर चले, एक सीधे रास्ते पर चले, तो उसे क्या कहा जाएगा? मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। आपने ट्रेन देखी होगी कभी ना कभी। अरे सर कैसी बात करें, हमारे इंडिया में और इंडिया में के रहने वाले लोगों ने ट्रेन ना देखी हो तो क्या देखा? ट्रेन कैसी चलती है? सीधी। तो अक्सर मैक्सिमम वे में जब वो सीधी चल रही होती है तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर सीधा चल रहा है तो आपका मोशन वन डायमेंशन मोशन कहा जाएगा। अब देखो बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशन मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। वन डायमेंशन मोशन भी कहा जाता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर दो दिशाएं आ जाएंगी, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एट, तो वो मोशन इन अ प्लेन कहलाने लगेगा। और दूसरे शब्दों में दो दिशाएं आ गई ना तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दो दिशाएं आ गई ना तो क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। और अगर कोई फ्री स्काई में घूम रहा है, फ्री स्काई में उड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जंप कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके मोशन को थ्री डायमेंशन मोशन कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? थ्री। अभी आप सोच रहे हो कि सर एक्स की जगह माइनस एक्स भी होता है, वाई की जगह माइनस वाई भी होता है, जेड की जगह माइनस जेड भी होता है। अभी तुम्हारे दिमाग में वो सारी बातें नहीं भरेंगी, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो। अभी जो जो मेरी क्लास को देख रहा होगा वो 9th क्लास का होगा, और 9th क्लास के बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें ना भरेंगी। ठीक है, तो आपको एक्स, वाई, जेड को ही ध्यान में रखना है। जब आप बड़े हो जाओगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां पर जरूर हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो बेटा, हम जब भी वन डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं ना, जब भी हम वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, इन सारी बातों पर अच्छी तरह से कमांड बनाना पड़ती है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से शुरुआत होती है हमारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि अभी हम टॉपिक को कवर करने की जुगाड़ में हैं, हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अभी हम टॉपिक को 1 घंटे के आसपास के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बेटा देखो, डिस्टेंस, मैं हर बार जब भी क्लास लेता हूं तो डिस्टेंस को ये दूसरा आसान से शब्दों में कहता हूं कि कितनी जगह बदली आपने, सॉरी माफ करना, कितना रास्ता ट्रैवल किया आपने पूरे मोशन के दौरान, कितना रास्ता ट्रैवल किया, उसे ही मैं कंसीडर करूंगा किसमें? डिस्टेंस में। फिर से कह रहा हूं, आपने मोशन के दौरान कितना रास्ता ट्रैवल किया, उसे ही मैं कंसीडर करूंगा किसमें? डिस्टेंस में। मैं एक बात दोबारा कह रहा हूं, आपने ट्रैवल करने के दौरान कितना रास्ता ट्रैवल किया, पूरे रास्ते की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, वही कहलाता है डिस्टेंस। उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझ आता है। मान लो भैया, मान लो भाई साहब, आप जा रहे थे सीधे, ठीक है, आप यहां जाते जाते 5 मीटर चले, अचानक से आपके फ्रेंड का कॉल आ गया, फ्रेंड बोला कि मैं तेरे से 7 मीटर लेफ्ट खड़ा हूं। बढ़िया, आप आपके फ्रेंड के पास पहुंच गए। आप पूरे रास्ते की लंबाई, मतलब डिस्टेंस, पूरे रास्ते की लंबाई कितनी है? 5 और 7 12 मीटर। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड कहता भाई मैं तेरे से और राइट में 5 मीटर खड़ा हूं,
तो अब कितनी हो गई बेटा, 5 7 12 5 17, तो ये हो जाती बेटा 17 मीटर। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगी, आपको क्या निकालना है, पूरे रास्ते की लंबाई। टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पूरे रास्ते की लंबाई क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। आई होप आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए बेटा। डिस्टेंस को एक शॉर्ट तरीके से पूरे रास्ते की लंबाई। उदाहरण के लिए और भी प्यारा एग्जांपल लेते हैं। भाई साहब, कोई व्यक्ति गोल रास्ते पर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखो, मान लो कि इस रास्ते की लंबाई, सॉरी, इस रास्ते की रेडियस 7 मीटर है, एक चक्कर लगाया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी वो हमें बताना है। अब देखो, जब उसने एक चक्कर लगाया तो आप देख पा रहे हो उसने एक चक्कर लगाने में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर की दूरी तय करी। तो अभी मैं आपको बताऊं इसकी डिस्टेंस कितने में होगी बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, रास्ता कैसा भी हो, सीधा हो, गोल हो, बटोल हो, टेढ़ा हो, मेरा हो, जैसा भी हो, याद रखना जब भी रास्ते की लंबाई निकालोगे तो वो कवर करेगी डिस्टेंस को। भाई साहब, किसको कवर करेगी, डिस्टेंस को। ठीक है, अब भाई आप जा रहे होगे यहां से नेपाल। आपने सोचा कि चलो आज मैं नेपाल जाऊं और बारिश को पानी वाले गाने पर रील बनाऊंगा वहां पर बैठकर। ठीक है, आप सोचकर तो यही गए होगे, लेकिन इतनी बारिश थी कि आपको खुद वापस आना पड़ा। तो आप गए, सोचा कि नेपाल जाऊंगा, बारिश को पानी, यही गाना है ना वो, चीसो चीसो जुम्बोले। हाँ, उस गाने पे तुमने सोचा होगा कि रील बनाऊंगा, लेकिन रील बनाते बनाते जब तुम निकले तो डिस्टेंस देखी 1000 किलोमीटर। तुम्हारी रील इससे सोचा कि भाई साहब घर पे ही बना लूंगा, पानी की टंकी के अंदर डूबकर। तो वो डिस्टेंस थी। अब डिस्टेंस का मतलब ये था कि रास्ता कैसा भी हो, सीधा, तिरछा, ऊपर नीचे, आपको इतनी लंबाई ट्रैवल करना ही है। तो रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की एक बड़ी खासियत है कि ये एक, हाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये तो रास्ते की इसकी बड़ी प्यारी खासियत है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जनरली इसे रिप्रेजेंट एस से या फिर डी से करते हैं। देखो, एसआई सिस्टम में हम पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट तरीके में समझाऊं। आपने कितनी जगह बदली, मोशन शुरू करने से मोशन खत्म होने तक आपने कितनी जगह बदली, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का शॉर्ट तरीका, रास्ता कैसा हो, आड़ा टेढ़ा, तेरा मेरा, ऊपर नीचे, गोल मटोल, जैसा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ जहां से शुरू करा और जहां पे खत्म करा, बस उससे मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है रास्ता कैसा हो, रास्ता कैसा हो, वी डोंट केयर। वी ओनली केयर अबाउट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप इनिशियल पोजीशन देखो, आप फाइनल पोजीशन देखो, खत्म, टाटा बाय बाय, वही बात खत्म हो जाती है। आप इनिशियल पोजीशन देखो, आप फाइनल पोजीशन देखो, वही बात खत्म हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैं ट्रिक, ये पढ़ी हुई बातों को तो बड़ा अच्छा लगेगा तो हमें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पोजीशन, फाइनल, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जहां से शुरू करा वो पॉइंट देख लो, जहां खत्म करा वो पॉइंट देख लो, शुरू वाले पॉइंट से आखिरी वाले पॉइंट को मिला दो, वही कहलाएगा आपका डिस्टेंस। इसे पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। भाइयों और बहनों, आप जा रहे थे बढ़िया तरीके से घूमने, ठीक है, आपने 5 मीटर के इस डायरेक्शन में चले, फिर आप लेफ्ट मुड़ गए। ठीक है, फिर आप 1 मिनट थोड़ी सी परिवर्तन कर देते हैं, ये हमने 4 मीटर चले, ठीक है, फिर आप लेफ्ट मुड़ गए, फिर आप लेफ्ट कितना मुड़ गए, 3 मीटर। ठीक है, फिर आप बेटा वापस आ गए, कितना आ गए, 4 मीटर। अब आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और आपकी फाइनल पोजीशन ये है। तो बेटा इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन को मिला दो, और इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच ये जो लाइन बनेगी ना, इस लाइन की लेंथ को नाप लो। तो ये 3 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। और ये ही तो कहलाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। यही तो कहलाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कुछ ना करना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखना, वहीं बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन को मान लिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, आपने 3 मीटर दिया और आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगी कहां से कहां तक, एडी। याद रखना, वेक्टर दिखाने के लिए ऊपर एक एरो लगाते हैं, वेक्टर दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, एरो। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे साथ में डायरेक्शन भी बताना है। अब देख भाई, आगे समझ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो आधा चक्कर लगाते लगाते उसका पेट्रोल खत्म हो गया, 50 का डलाया था ना। ठीक है, अब ये 7 मीटर की इसकी हम मान लेते हैं रेडियस, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी के बीच में, इस पॉइंट ए से लेकर
इस पॉइंट बी के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने तुमको सिखाया था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बस आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट लेना है, फाइनल पॉइंट से मिला देना, यही तो करना है। इनिशियल पॉइंट लेना है, फाइनल पॉइंट से मिला देना, और इस पूरे रास्ते की लंबाई निकाल लो। ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। लेकिन दिशा भी बताना है, तो कहां से कहां तक बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको शुरुआत वाला पॉइंट चाहिए, आखिर वाला पॉइंट चाहिए, शुरुआत वाले पॉइंट से आखिर वाले पॉइंट को मिला दो, खत्म, टाटा बाय बाय, वही तो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आसान शब्दों में कहें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कितनी जगह बदली है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कितनी जगह बदली है। आगे भैया डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी, बहुत थ्योरी पढ़ा दो सर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपको याद है, जहां से शुरू करा वो कहलाती है इनिशियल पोजीशन, जहां खत्म करा वो कहलाती है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। ये डायरेक्टली डिपेंड करती है डायरेक्शन पर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की। और ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस, ऊपर एरो लगा हुआ मतलब वेक्टर। आगे जैसे हमारी यूनिट थी डिस्टेंस की, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। बेटा याद रखना, डिस्टेंस में हम पूरे रास्ते की लंबाई लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, हमें रास्ता किसी भी प्रकार का हो, हमें कोई तात्पर्य नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देना है, और दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, ओके 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 ओके। देखो अब कुछ प्यारी बातें दी हुई हैं यहां पर, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ अंतर है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, ये पूरे रास्ते की लंबाई है। ठीक है, पूरे रास्ते की लंबाई है, पूरे रास्ते की लंबाई है, पूरे रास्ते की लंबाई है। तो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरे शब्दों में कहें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच की, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसको बताने के लिए तुमको दिशा नहीं चाहिए, बिना दिशा के काफी है। डिस्प्लेसमेंट बोले हम ना माने, हमको तो चाहिए दिशा, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है। तीसरा, डिस्टेंस जो होती है ना, पूरी तरह से डिपेंड करती है रास्ते पर, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, नहीं करता रास्ते पर, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। आप कितना ही दिमाग लगा लो, कितना ही कुछ लगा लो, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जरूरत के अनुसार जीरो भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, डिस्टेंस जो होता है ना इक्वल हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। फिर से कह रहा हूं, डिस्टेंस जो है ना इक्वल हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट बढ़िया सिंपल सी बात है, ये कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन किसी भी हालात में डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी हालात में डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। जो डिस्टेंस है वो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा कम ही रहेगा, है ना। डिस्टेंस के बराबर रहेगा या डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, भाई याद रखना, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। एक छठा पॉइंट, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, छठे पॉइंट में थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा। ठीक है, कर चले हम फिदा, ये टॉपिक साथियों अब तुम्हारे हवाले, ये अगला टॉपिक साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है, एक बड़ा प्यारा है कि एक्सप्रेस 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, कभी भी स्थिति परिस्थिति में आपको 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है बेटा, मीटर पर सेकंड में। किस में बदलना है बेटा, मीटर पर सेकंड में। बेटा देखना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1000 मीटर। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे सर 60 इंटू 60, यही बोलोगे ना। तो 0 से 0, 0 से 0 गया, 3 3, ये यहां पर क्या बच गया बेटा, 10 बाय, है ना, और 6 6 जा
36, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और आसान शब्दों में बोलो तो ये हो गया 5 और ये हो गया 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा सिंपल सा है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना तो 18/5 का, 18/5 का, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उसमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। बेसिकली जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। आप देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसमें से? क्या वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। क्या ये प्रेशर, क्या ये डिस्टेंस, क्या ये वेलोसिटी, इनके बारे में बताना है। वर्क बढ़िया वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी नहीं होता लेकिन वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी तो होता है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप सोच रहे हो सर वेलोसिटी तो पढ़ा या नहीं, कुछ तो सस्पेंस बनाने दो, कुछ तो सस्पेंस बनाने दो, अभी वेलोसिटी पढ़ा या नहीं है, लेकिन हम वेलोसिटी के बारे में तो बताएंगे, कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन तो ऐसा देंगे जो तुम्हें आए। अभी हम वेलोसिटी पढ़ाने वाले। देखो, हमने पढ़ा है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। इसके बाद हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जहां आपको आ जाता है ना, वहां हम सीखना शुरू कर देते हैं किसके बारे में? रिलेटेड टू वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले प्यारे से टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? स्पीड, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? स्पीड। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एक अंतरराष्ट्रीय फॉर्मूला है, याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब बच्चा सेकंड थर्ड क्लास में होता है ना, तब से ये टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा याद रखना, स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। स्पीड डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है बेटा? डिस्टेंस पर। स्पीड डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। और स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करती है टाइम पर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बेसिकली हम इसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो आप उसकी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कहलाती है उसकी स्पीड। उदाहरण के लिए, तुम गए घूमने के लिए, ठीक है, तुमने सोचा कि आज हम जा रहे हैं, है ना, कहां पर? नेपाल पहुंचा दे फिर से। आज हम जा रहे हैं नेपाल। नेपाल जाते जाते सावन को पानी पर हम करेंगे रील बनाएंगे, ठीक है। आपने सोचा कि हम सावन को पानी पर हम क्या बनाएंगे? रील बनाएंगे। और सावन को पानी पर रील बनाने के लिए आप नेपाल के लिए निकल तो गए। अब आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, अरे वही तो तुम्हारी स्पीड है। अगले 1 घंटे में तुमने 100 की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 1 घंटे में, अरे वही तो तुम्हारी स्पीड है, ठीक है। अगले 1 घंटे में तुमने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 1 घंटे में, वही तो तुम्हारी स्पीड है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, वही कहलाती है स्पीड। अगर तुम 1 घंटे में 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे ना, तो 1000 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड होगी। 1000 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड होगी। अगर 1 घंटे में तुम 1,00,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे तो 1,00,000 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड होगी। तो एक यूनिट टाइम में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वही क्या कहलाती है? स्पीड। वही क्या कहलाती है बच्चे? स्पीड कहलाती है। वही क्या कहलाती है बेटा? स्पीड कहलाती है। याद रखना, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। याद रखना स्पीड बेटा, ठीक है। स्पीड की जो यूनिट होती है ना, स्पीड की जो यूनिट होती है, आपको याद आ रहा होगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो बेटा स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा और भी हो सकती है भाई साहब, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर 1 घंटा मतलब 1 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाली हम प्रैक्टिकल लाइफ में किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं। मतलब हमारे भारत में जो दूरियां नापी जाती हैं वो किलोमीटर की टर्म में नापी जाती हैं, इसलिए हम किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट, जब हम न्यूमेरिकल, जब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं तो मीटर पर सेकंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसी कारण से हम मीटर पर सेकंड का यूज करते हैं। मीटर अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और सेकंड ये भी तो माना है। याद करिए, ये भी तो माना है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब स्पीड कई टाइप की होती है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब देख भाई, तू गया घूमने, शुरू करा, पेन बदल गया, शुरू करा 0 से, ठीक है, 0 से, और 12 बजे तू निकल गया, ठीक है। अब तूने 1 घंटा गाड़ी चलाई 1 बजे तक, ठीक है, और 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। अगले 2 बजे तक तूने फिर से 50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई, ठीक है।
अगले 3 बजे तक तूने फिर से 50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। अगले 4 बजे तक, ठीक है, तूने फिर से 50 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस प्रकार की जो स्पीड होती है वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। एक शब्द में उपयोग बताऊं उसको, एक जैसी स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। एक जैसी स्पीड क्या कहलाती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। एक जैसी स्पीड ये क्या कहलाती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम, मतलब भाई साहब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगला नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, ठीक है, क्योंकि आईसीएससी के बच्चे हो, ज्यादा मस्ती कर नहीं सकते। भाई साहब कहोगे सर बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ी कम ही मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, 0 मतलब 12 बजे तुमने चलना शुरू करा, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया 1 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे के बीच में तुमने गाड़ी ही नहीं चलाई, सो गए गाड़ी के अंदर ही, 0 किलोमीटर। अब जैसे ही तुमने नींद खुली, सोचा कि भाई साहब 1 घंटा तो हमने गाड़ी ही नहीं चलाई। अब 2 से 3 बजे तक की बात करें तो आपको आ गया गुस्सा और 500 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, ठीक है। अब तुमने 500 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो 3 से लेकर 4 बजे तक का जो 1 घंटा था ना, उसमें तुम 10 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाए, उसमें तुम 10 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलते रहने का, अरे बाबा, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? बदलते रहने का, अरे बाबा, जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? बदलती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल मतलब इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। ऐसे वेरिएबल मतलब बदलती हुई स्पीड भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड बड़ा प्यारा सा है भाई साहब। अक्सर ऐसा होता है भाई साहब, अक्सर ऐसा होता है, जैसे मान लो तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बुलाया, ठीक है, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बुलाया, तुम्हारे फ्रेंड का भाई 5 मिनट में आ रहा हूं बस, ठीक है। तुम 5 मिनट से खड़े हो, नहीं आया, फिर तुमने फोन लगाया, कहाँ है भाई? भाई 5 मिनट में आ रहा हूं बस। तुम अभी भी खड़े हो, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। फिर तुमने फोन लगाया, भाई 5 मिनट में आ रहा हूं बस। तो बोलेगा एक काम कर, तेरी गाड़ी का स्पीड का मीटर देख और उसमें बता तेरी स्पीड कितनी है। तो वो बोलेगा भाई अभी मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं बस। वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट, किसी एक स्पेसिफिक टाइम की जो स्पीड होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। गाड़ी चलाइए, साइकिल चलाइए, 9th क्लास के बच्चों, गाड़ी वाड़ी मत चलाना। इंडिया में 18 साल के बाद गाड़ी चलाने देते हैं, तो जब 18 साल के हो जाओगे, जब ब्याह हो जाओगे, तब तुम चलाइयो गाड़ी, अभी ना चलाना, ठीक है। साइकिल चलाओ, साइकिल चलाना अलाउड, खूब साइकिल चलाओ, निकल जाओ यहाँ से पूरे विश्व के भ्रमण पर साइकिल पर, साइकिल खूब चलाओ, साइकिल चलाने से कोई, लेकिन गाड़ी ना चलाना, क्योंकि अभी आपकी मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, इसीलिए तुमको क्या चलाना है? अभी साइकिल चलाना। तो तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते से साइकिल चला जा रहा है, स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो, जिस टाइम तुमने देखा जितनी स्पीड बताता है वो उस इंस्टेंट की स्पीड होती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बढ़िया। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में इतना ज्यादा है नहीं अभी आपके सिलेबस में, है ना, इतना ज्यादा है नहीं अभी आपके सिलेबस में। अब भाई साहब एवरेज स्पीड, ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, एस, एवरेज स्पीड याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज, एस लिख दिया स्पीड का, एवरेज का लगा दिया एस। ये बेटा बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला, ठीक है। सारी दुनिया एक तरफ और ये फॉर्मूला एक तरफ, ठीक है। अब भाई साहब तुम गाड़ी चला रहे थे, कभी 100 की स्पीड में, कभी 10 की स्पीड में, कभी 0 की स्पीड में, कभी 1000 की स्पीड में, कभी 5000 की स्पीड में। अब तुम्हारी एवरेज वैल्यू क्या थी? तुम्हें यहां से, मतलब मैं जहां पर हूं, मेरे से अभी, अगर मैं जहां पर हूं, मेरे से बैंगलोर 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो मैं किस स्पीड से चलाऊं कि मैं 20 घंटे में पहुंच जाऊं? तो लगभग मुझे 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा, तब जाकर मैं 20 घंटे में पहुंच जाऊंगा। दैट इज माई एवरेज स्पीड, दैट इज माई एवरेज स्पीड, दैट इज माई एवरेज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कैसे भी कवर करे, लेकिन हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। भाई तो जितना रुका हो, जितना चलाओ, लेकिन लगभग तूने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, दैट इज एवरेज स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला। आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से जो मिलेंगे वो इसी फॉर्मूला पर मिलेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट सब में वही लगाना है, यूनिट सब में वही लगाना। एक बात बड़ी प्यारी सी बता रहा हूं,
क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? चैट्स में बताइए, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? आप बोलोगे सर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। और जब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ओ भाई साहब कॉम कर लूं, मेरा बाबू वीडियो देख रहा होगा, फिर वो बोलेगा कि कैसे लग रहे थे तुम बाबू। ठीक है, हाँ तो भाई साहब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने कभी स्पीड को जीरो सुना है? हाँ, क्यों? क्या आपने कभी स्पीड को नेगेटिव सुना है? नहीं, स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्पीड भी तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करती है? स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो भैया स्पीड भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अभी नहीं, अभी तो और रुकिए, जब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी है, तो ये दीदी, ये हमारी स्पीड दीदी, ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। पानी भी है, पानी पीते रहना चाहिए हर थोड़ी देर में, इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, आप लोगों को पिटाई करने का बड़ा मजा आता है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वेलोसिटी। जिस तरह से स्पीड का संबंध डिस्टेंस से है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह से स्पीड का संबंध डिस्टेंस से है, उसी तरह से वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जिस तरह से स्पीड का संबंध डिस्टेंस से है, उसी तरह से वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट से। देखना ध्यान से, ठीक है, वेलोसिटी का एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो भाई साहब, आप इसकी यूनिट निकालो, यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। साधारण शब्दों में बोले, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, और सबसे ज्यादा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड। एक्सेप्टेड यूनिवर्सली मीटर पर सेकंड ही है। आप सबसे ज्यादा किसका यूज करोगे बेटा? मीटर पर सेकंड का ही यूज करोगे। ठीक है, आप देखो ये भी चार टाइप की होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। आप बोल रहे हो सर यहां तो डिस्टेंस लिखा हुआ, बेटा जब हम डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर लिखा हुआ, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डिस्टेंस होगी तो इट विल एक्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक क्या कहते हैं बेटा? इक्वल इंटरवल में जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब इक्वल इंटरवल में, मतलब 1 घंटे में 10 मीटर तुमने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, अगले 1 घंटे में किया ही नहीं, अगले 1 घंटे में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, अगले 1 घंटे में 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो एक एक घंटे का टाइम स्पान है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी कम है कभी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट की जो वेलोसिटी होगी ना, जब कोई भी बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है और हम बेटा किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसे याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एवरेज स्पीड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक 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 छोटी सी बात, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है बेटा डिस्टेंस पर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसी कारण से स्पीड भी कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव। स्पीड डिस्टेंस क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी कारण से स्पीड भी एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी जो है भाई साहब ये पूरी तरह से डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। वेलोसिटी जो है ना भाई साहब ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पर। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। इसी कारण से वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अब एक छोटे से सवाल का कमेंट में आंसर दीजिएगा कि अगर 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 वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर होगी या स्केलर? मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी पूरी तरह से डिपेंड कर रही है किस पर?
डिस्प्लेसमेंट पर। और जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी होना है या फिर स्केलर क्वांटिटी होना है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हें होमवर्क में रहेगा, ये टॉपिक हम बढ़ते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। आपने गाड़ी निकाली, देखो गाड़ी का एग्जांपल क्या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है, तो आपको आसानी से समझ आ जाता है। आपने गाड़ी निकाली, आप बढ़िया गाना गाते हुए चल रहे थे 10 की स्पीड में, नीले गगन के तले धरती पे प्यार पले, अचानक से आपके हेडफोन में गाना बदल जाता है, धूम मचा ले धूम, तो आपकी स्पीड 10 से 100 हो जाती है। बस आपकी स्पीड बढ़ी ना, मतलब एक्सेलरेशन हुआ। इतना समय बताना चाह रहा हूं, आपकी स्पीड बढ़ी ना, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। आपकी स्पीड बढ़ी ना, मतलब क्या हुआ बेटा, एक्सेलरेशन हुआ। आप जहां जहां आपकी स्पीड बढ़ेगी वहां वहां एक्सेलरेशन होगा। फिर से बोल रहा हूं, जब जब आपकी स्पीड बढ़ेगी किसी के स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो कहलाएगी वेलोसिटी। तो जब जब आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, जब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में समय के सापेक्ष, वेलोसिटी में समय के रिस्पेक्ट में जब भी बढ़ोतरी होगी, याद रखना इंक्रीज होगा तो वो काउंट होगा एक्सेलरेशन में, ठीक है। इंक्रीज होगा तो वो काउंट होगा एक्सेलरेशन में। तो रेट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे याद रखना बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है ना बेटा, ये होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब एक प्यारी सी बात, मैं 10 की स्पीड से चल रहा था, एक सेकंड में मैंने अपनी स्पीड को 20 कर लिया, फिर अगले एक सेकंड में मैंने अपनी स्पीड को 40 कर लिया, अगले एक सेकंड में मैंने अपनी स्पीड को 80 कर लिया। तो मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। जब भी स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, जब भी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वहां पर मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, वो रिटार्डेशन कहलाता है। भाई साहब, जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बोल दो, और जब स्पीड कम हो रही है तो इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो इंक्रीज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड डिक्रीज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देखो ये यही लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बेसिकली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ए से। ए से ही, मैक्सिमम बुक में ए से ही करा है, तो वी विल फॉलो ए, ठीक है। हम किसे फॉलो करेंगे, ए, ठीक है। अब देखो बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन क्या अलॉन्ग होगी, विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई साहब, रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये मैं बताने वाला हूं, रुको। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको ये रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। मैं उसे कवर करूं पहले, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ओके ओके, गुस्सा ना करो भाई साहब, कहाँ छुपे हुए हो, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ छुपे हुए हो। ओके, इसमें तो क्वेश्चन है अभी, और क्वेश्चन अभी हमें करना नहीं है। हाँ बढ़िया है, ठीक है, हाँ बढ़िया है। अब आ गए हम जिराफ की तरफ। इसको ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, इसको जिराफ क्यों नहीं पढ़ते, इसको ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, इसको जिराफ क्यों नहीं पढ़ते। मुझे इंग्लिश के कभी कभी कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते। जैसे मैं इको पढ़ता हूँ, तो इको को इको क्यों पढ़ते हैं, ईचो क्यों नहीं पढ़ते। माना कि उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि सी के आगे एच लग जाए तो उसे को पढ़ो, ठीक है ना। CAT कैट क्यों पढ़ते हैं, उसको चैट क्यों नहीं पढ़ते हैं। और जब CHAT चैट पढ़ते हैं तो इसे कैट क्यों नहीं पढ़ते हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे लगता है इंग्लिश वाली मैम से फिर से इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। वैसे आप लोगों ने फोनेटिक्स भी पढ़े होंगे, फोनेटिक्स में इसका जवाब दिया हुआ है। जैसे हमारे हिंदी में 12 कड़ी होती है, अ आ इ ई उ अ ओ अम अहा, उस टाइप की अंग्रेजी में भी होती है कि कब चा बोला जाएगा, कब का बोला जाएगा, कब क्यों की इतना प्यार करते हैं, मतलब कब का को का, कब का को चा, कब आ को आ, कब ए को ए बोला जाएगा, है ना। आम लिखना हो अंग्रेजी में तो AA लिखोगे, एप्पल लिखना हो तो APPLE लिखोगे। तो अ को आ भी बोल रहे हैं और ए को आ भी बोल रहे हैं और ए को ए भी बोल रहे हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इंग्लिश को लेकर, ठीक है। हमारी हिंदी कितनी प्यारी भाषा है, मतलब लिटरली हिंदी में एक एक शब्द का अर्थ निकलता है। उसको अ से लेकर अह तक, आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी भाई साहब, ICSE के बच्चे हो। अ से लेकर अह तक जब आप पढ़ते हो ना, अ आ इ ई उ ऊ, उसमें देखना आपकी टंग टच ही नहीं करती किसी भी, ना आपके अपर पोर्शन को ना आपके टीथ को, अ आ इ ई उ ऊ।
इसकी आवाज गले से आती है, इसलिए इसे स्वर कहा जाता है। अंग्रेजी में जैसे वॉवेल्स कहते हैं ए ई आई ओ यू, उनकी आवाज गले से निकलती है ए ई आई ओ यू, उसमें आपकी टंग का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वॉवेल्स कहा जाता है। ये तो फिर उसके बाद हमारी जो आगे की क ख ग घ, जब क ख ग घ की बात करते हैं तो अपर गले से आवाज आती है। मैं कभी हिंदी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है, हिंदी मुझे बहुत प्यारी लगती है ना। आगे अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के बारे में। देख बेटा, अगर तुझे मोशन सीखना है, अगर तुझे जानकारी लेना है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ तुझको सीखना पड़ेगा। याद रखना बेटा, एक्स एक्सिस पर हम उस क्वांटिटी को लेते हैं जो एक फिक्स रेट से बढ़ रही होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्स एक्सिस पर आप उस क्वांटिटी को लेते हो जो यूनिफॉर्म वे में बढ़ रही होती है, और टाइम से अच्छा यूनिफॉर्म कोई नहीं बढ़ रहा मेरे अनुसार क्या, विश्व में हर चीज के अनुसार टाइम से बेहतर यूनिफॉर्मली कुछ भी नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं बढ़ सकता, ना ही कुछ बढ़ पाएगा। टाइम सबसे प्यारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने वाली क्वांटिटी है। तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया बेटा, टाइम, और क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पर क्या ले लिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब इनकी विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के लिए क्या बनाएंगे, ग्राफ। केस नंबर 1 हम देख लेते हैं। मान लो भाई साहब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट करते करते एक फिक्स पोजीशन पर आकर रुक गया, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पर आकर रुक गया भाई साहब, वो उसने 0 से चालू किया और 30 पर आकर वो रुक गया। अब टाइम बढ़ा जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स पोजीशन पर रख दिया जाए या फिर वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको जो ग्राफ मिलेगा ना, वो एक पैरेलल लाइन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ठीक है, पैरेलल लाइन मिलेगी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बड़ा प्यारा है भाई साहब, कोई भी एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा हो सेम अमाउंट ईच सेकंड, ठीक है। हम बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं इसके लिए, है ना, छोटू सा ग्राफ बना देता हूं मैं, ठीक है। ये ले लिया भाई साहब हमने, एक्स एक्सिस के आगे बना तो नहीं है, हाँ ये बना हुआ है बेटा यहां पर, है ना। अब देख बेटा यहां पर इस ग्राफ को, है ना, अब किसी भी ऑब्जेक्ट ने टाइम 0 से शुरू करा और डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। एक सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, अगले एक सेकंड में उसने 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, अगले एक सेकंड में उसने 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, अगले एक सेकंड में उसने 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, अगले एक सेकंड में उसने 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, 0 से लेकर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 से लेकर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। कैसे निकाल रहा हूं मैं, 20 में से 10 को माइनस कर, ठीक है, 30 में से लेकर 20 तो फिर से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 40 में से 30 फिर से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 में से 30 तो इसका में फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर का। तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद करो, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही तो बोल रहा हूं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वही तो मैं बोल रहा हूं, इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, मतलब ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनाती हुई क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, आप देखो बेटा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ता है और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को, मतलब अपने मोशन को कम कर लेता। पहले जब वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा था तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी में ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर बढ़ता है, ठीक है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी में जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ आगे बढ़ता है, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी बढ़ा रहा होता है तो उसका ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होता है, और इसका जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होता है तो उसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप होता है। स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि स्लोप के बारे में हम इतना क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, इसका कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। देखो बेटा, ठीक है, ये स्लोप ब्लोप तो छोड़ो, पहले मेरी बातों को सुनो। ये क्या है बेटा, टाइम, और ये क्या है बेटा, हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। याद रखना बेटा, अब जब भी आपने स्लोप निकालना है, जब भी आपने स्लोप निकालना है, मतलब ये जो लाइन है ना, एक तो टेन थीटा का उपयोग करते हैं क्योंकि आपके में क्लास 9th के हो तो आप में टेन थीटा का कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, स्लोप, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप निकालने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। तो देखो ध्यान से, चेंज इन वाई एक्सिस मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम,
कोई मुझे बताएगा कमेंट में आंसर करके कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का जो रेशियो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये रिप्रेजेंट करेगा वही तो होगा इसका स्लोप। यही तो तुमको बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसमें दो कंडीशन दी है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है, और अगर कोई स्लोप नेगेटिव है तो मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर आ रहा है। दोनों बातों में अंतर है, इन अंतर कोई तो समझना, जादू मंतर है, ठीक है। अगला दिया है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगला हमको क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। आप देखो बेटा, अगेन बेटा एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लेना है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू है जो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, वाई एक्सिस पर लेना है वेलोसिटी, ठीक है। जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला जाए, बिना सोचे टाइम को एक्स एक्सिस पर ले लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम उस क्वांटिटी को लेते हैं क्योंकि जो कि एक यूनिफॉर्मली वे में बढ़ रही है। वाटर टाइम, पानी पीजिए आप भी, मैं भी पीऊंगा। आप ये लेक्चर दीपावली के एक दिन पहले देख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप दीपावली के एक दिन पहले देख रहे हो, कुछ तो बात बनती है, ठीक है, कुछ तो बात बनती है, कुछ तो बात होना चाहिए आपसे, ठीक है। करते हैं अभी, ठीक है, करते हैं अभी, ओके। अब देखो बेटा, कुछ केसेस है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स है। मान लो अगर वो पहले सेकंड में, मतलब उसने जहां से चलना शुरू करा वहां पर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड, सॉरी तीसरे सेकंड पर भी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर, और पांचवें सेकंड पर भी 4 मीटर की पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इस कंडीशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर इफ द बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक सेकंड, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना, ठीक है। और यहां पर बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल वेलोसिटी बढ़ना इक्वल टाइम में। एग्जांपल दिया होगा जहां तक है, आगे नहीं दिया तो हम तुमको बना के दिखाते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट चलते चलते, कोई भी एक ऑब्जेक्ट चलते चलते भाग जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड आपका खराब किया, ठीक है, ओके। इफ द बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, इसका मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट जीरो टाइम पर जीरो डिस्टेंस पर आता है, ठीक है। एक सेकंड पर वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, दूसरे सेकंड में फिर 10 करता है, मतलब टोटल 20 मीटर की, तीसरे सेकंड में फिर 30 मीटर, चौथे सेकंड में फिर 40 मीटर। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा ना, अब हम वो बनाने वाले हैं भाई साहब। एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे, वाई एक्सिस पर क्या लोगे, वेलोसिटी, वाई एक्सिस पर क्या लोगे, वेलोसिटी, ये है 0, टाइम 1 2 3 4, और वेलोसिटी 20 30 40, तो 10 20 30 40। अब यहां पर आपने जब ग्राफ बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलना है। अब मेरा सवाल आप सभी से आपके सामने, स्लोप जब भी होता है उसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एक्स एक्सिस अपॉन में चेंज इन वाई एक्सिस। स्लोप जब भी आप निकालोगे इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन एक्स एक्सिस एंड चेंज इन वाई एक्सिस। तो देखो बताओ, एक्स एक्सिस में होने वाला चेंज और वाई एक्सिस में होने वाला चेंज, मतलब स्लोप का मतलब यहां पर हुआ चेंज इन एक्स एक्सिस, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये क्या होने वाला है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, ये क्या होने वाला है, आंसर इन चैट्स, ठीक है। मेरी नशीली आंखों में मत खो जाना, मेरी प्यारी सी आंखों में मत खो जाना। भाई साहब देखो, मैं बहुत ही लिटरली मैं बहुत कम बात करता हूं, जितनी मस्ती जितनी जिंदगी है आप ही लोगों के साथ जी रहा हूं बेटा, ठीक है, ओके। अब भाई साहब, अब भाई साहब कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, रिटार्डेड मोशन है।
तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन में ऊपर की तरफ बनता है, तो अब तो गड़बड़ है, नीचे की तरफ बनेगा। देखते ग्राफ बना के दिखा देता हूं। देखो टाइम और ये रहा वेलोसिटी, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता, वेलोसिटी बढ़ रही होती, तो ग्राफ का स्लोप ऊपर होता। अब भाई साहब वेलोसिटी कम हो रही है, दैट इज रिटार्डिंग मोशन। वेलोसिटी कम होगी, पहले ज्यादा थी, कम होती 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 वैल्यू कितनी पहुंच गई, 0 पर पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो इन सब में तो तुम्हारी कोई बातें छुपी नहीं है, ठीक है, इन सब में तो तुम्हारी बातें छुपी नहीं है, ठीक है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके नजरों के सामने रख कर जा रहा हूं, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस जिस पर आपने क्या लिया है, टाइम। ये है आपका वाई एक्सिस जिस पर आपने क्या लिया है, वेलोसिटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ने ये हमने उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दिया। अब देख बेटा, याद रखना, जिंदगी में कभी भी तुझे एरिया निकालना होता है ना, तो फॉर्मूला वही होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर ये जो वीटी ग्राफ का, ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये ग्रीन 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 लाइन में है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सवाल ये है, आपकी नजरों के सामने आंसर है, सवाल यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा? क्या करेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा? क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा? तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट में देना है। इसको कमेंट क्यों पढ़ते हैं, इसको चमेंट क्यों नहीं पढ़ते? इको को इको, ईचो को ईचो, कमेंट को कमेंट, चमेंट क्यों नहीं पढ़ते? अगर तुमसे मैं बोलूं कि बेटा राइट द स्पेलिंग ऑफ चमन, तो आप क्या लिखोगे? CHAMN। तो कमेंट को कमेंट भी पढ़ते, कूमेंट क्यों नहीं पढ़ते? भाई साहब नुपुर मैम को फोन लगाता हूं अभी। नुपुर मैम मेरी मदद करो, नुपुर मैम, ठीक है। लगता है सिगरफ मैम से भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। सोशल में भी बहुत खतरनाक खतरनाक नाम आते हैं भाई साहब, सोशल में भी बहुत खतरनाक खतरनाक। अब भाई साहब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या हुआ, हम खड़े थे एक 10 मंजिला ऊपर बिल्डिंग पर, 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग थी, हम खड़े हो गए उसके टॉप पर। और जब हम उसके टॉप पर खड़े हो गए तो हमने कहा कि आज तेरा भाई यहां से कूदेगा, हमने कहा कि आज तेरा भाई यहां से कूदेगा, और हम वहां से लगा दिए छलांग। जब हम वहां से छलांग लगाए थे ना, तो पहले सेकंड में हमारी स्पीड 0 थी, जहां ने शुरू करा था ना, अगले सेकंड में हमारी स्पीड 10 हो गई, अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड 20 हो गई, अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड 30 हो गई, अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड 40 हो गई, अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड 50 हो गई, अगले एक सेकंड में हमारी स्पीड 60 हो गई। तो 10 20 30 40 50 60, मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है। और जब हमारी स्पीड बढ़ रही तो हमारा मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन मोशन। बता, हमारी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रही है, और नीचे की तरफ अर्थ की तरफ हम खिंचते जा रहे हैं। तो हम अर्थ की तरफ खिंचते हैं ग्रेविटेशन के कारण, और हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो ग्रेविटेशन के कारण स्पीड का बढ़ना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहलाता है। कॉमनली एक सेकंड में 9.831, 9.8 याद रखेंगे अपन, 9.8 इसकी वैल्यू बढ़ती है, एक सेकंड में 9.8, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और जनरली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है अंग्रेजी के जी से, अंग्रेजी के छोटे जी से। अब भाई साहब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू याद रखना बेटा। ये इसके आने वाले कई कॉन्सेप्ट आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिस पर रहेंगे। जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, कभी हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे ही, वो तो वहां पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, कभी भी आप नासा पहुंच गए, कभी भी ऐसी जगहों पर पहुंच गए, देखो बेटा यहां पर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर 0 मीटर पर सेकंड पर था, एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक सेकंड में फिर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में फिर बढ़ गई बेटा, कितनी? 19.6 में 9, अब यहां पर कितनी बढ़ गई बेटा? 9.8 बढ़ गए, 29.4 हो गए, और फाइनली 4 सेकंड में उसकी जो स्पीड थी 39.2 मीटर पर सेकंड में
आ गई, ठीक है। मतलब हर सेकंड में इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और जब जब स्पीड बढ़ती है तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण है, इसी कारण से इसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन और बची है, एंड आफ्टर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो वैसे तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अभी वो क्वेश्चन दूं, अभी करा दूंगा तो फिर न्यूमेरिकल सेशन में क्या कराऊंगा। अभी ये कॉन्सेप्चुअल सेशन है, मैंने बोला हुआ है कि भाई साहब हमको न्यूमेरिकल सेशन भी कराना है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पढ़ा ना, उसके कंक्लूजन है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी सॉरी इंक्लाइंड है तो यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस बोल रहा हूं। ग्राफ जो है कर्व है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ग्राफ कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा, ठीक है। अब देखो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये स्लोप बताता है वेलोसिटी की वैल्यू। मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बताना, ठीक है। गिव द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव है तो ओरिजिन से दूर जा रहे हो, और स्लोप नेगेटिव है तो ऑफ ओरिजिन की तरफ आ रहे हो। स्लोप पॉजिटिव है तो आप ओरिजिन से दूर जा रहे हो, और स्लोप नेगेटिव है तो आप ओरिजिन की ओर आ रहे हो, ठीक है। आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंक्लूजन और दिए हैं यहां पर, ठीक है। वेलोसिटी, ये कौन से कंक्लूजन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कंक्लूजन थे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंक्लूजन है बेटा, ठीक है। इनके बारे में एक एक डायग्राम में अभी समझा कर आया हूं, ठीक है। आप ये मत बोलना कहां से, इनके बारे में एक एक डायग्राम में आपको समझा कर आया हूं, आपको वहां पर और अच्छी तरह से बताया गया है, ठीक है। देखो, अगर फॉर मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो बेटा इस कंडीशन में मोशन विद स्ट्रेट लाइन। कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। पॉजिटिव कर्व का मतलब होगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव कर्व का मतलब होगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जीरो स्लोप का मतलब कोई स्लोप ना हो तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी बेटा। ये रिपीटेड आ गया है यहां पर, इसको मैं हटाना चाहूंगा। अब देखो बेटा, दैट इज लास्ट फॉर द डे, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं थोड़ा सा अपने अनुसार करवाना चाहूंगा बेटा, मैं डायग्राम का रेफरेंस यही ले रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने अनुसार करवाना चाहूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये है बेटा टाइम, ठीक है, ये क्या है बेटा टाइम, और यहां पर हमने इस एक्सिस पर क्या मान ली बेटा, वेलोसिटी। ये है बेटा टाइम, और हमने इस एक्सिस पर क्या मान ली बेटा, वेलोसिटी। ओरिजिन क्या हो गया बेटा, ओ, टाइम की वैल्यू 0 से लेकर यहां तक मैंने पहुंचा दी, दैट इज टी। 0 था टाइम कभी ना कभी, और इस एक्सेस पर बढ़ते बढ़ते टाइम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, टी, ठीक है। अब देखो, मान लो यहां से चलते चलते किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां u है, और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ये सारे हमारे अजम्पशन है, हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो जाए, ठीक है। तो जब हमें गिवन रहेगा न्यूमेरिकल में तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे, वो उस स्थिति को फॉलो करते हुए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 भी पुट कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको सब मिला देते हैं हमारी मर्जी से, ठीक है। अब देखो बेटा, 0 से लेकर यहां से लेकर ये v से लेकर हमने मिला दिया t को, ठीक है। v से लेकर हमने मिला दिया t को, ठीक है। हम स्लोप बनाते हैं बेटा, ध्यान से समझना, हम स्लोप बनाते हैं यहां से u से लेकर यहां तक का, ठीक है। और ये स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा बेटा, स्लोप, ठीक है, कौन से ग्राफ के बेटा, वीटी ग्राफ के, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की वैल्यू u से कितनी हो जा रही है बेटा, v, तो चेंज कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस की वैल्यू u से हो जा रही है v, तो चेंज कैसे निकालोगे, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। स्लोप निकालने का तरीका ये होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में t। इसको उठाकर यहां ले आइए, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। थोड़ा और कैलकुलेशन कर लीजिए, at प्लस यू इज इक्वल टू, अरे वाह, यही तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो ये आप इस इक्वेशन को आराम से, आसानी से, सुविधा के साथ अप्लाई कर सकते हो बिना सोचे, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर कमांड हो गई
तो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन उतना ही आसान लगेगा। शर्त इतनी है कि ये जो विचित्र सचित्र है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कंटिन्यू करना, इस ग्राफ को बदलना मत। यही ग्राफ आपके आने वाले सवालों के जवाब देगा, यही ग्राफ आपको आने वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो इस ग्राफ को अपनी आंखों में बसा लो। देखो ये मेरे पास रिटर्न भी है, आपको अगर मेरी राइटिंग में थोड़ी सी दुविधा लग रही हो तो आप इसको देखकर अपनी सुविधा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो आपको और आसान तरीके में समझना है तो ये मेरी राइटिंग आपके लिए बहुत मददगार होने वाली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो तो आप ये रिटर्न का यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ध्यान से देखना। वही ग्राफ बनाने वाला जो मैंने पहले बनाया था, ठीक। ओरिजिन, जहां से चीजों की शुरुआत होती है वो कहलाती है ओरिजिन। ये है एक्स एक्सिस जिस पर हमने लिया था टाइम, ये है वाई एक्सिस जिस पर हमने ली है वेलोसिटी। मान लो, जान लो, समझ लो, सोच लो कि आपकी वेलोसिटी u से लेकर कितनी हो जाती है v, और टाइम यहां से यहां, याद करो पहले मिलाया था, और फिर वेलोसिटी यहां से यहां, याद करो पहले मिलाया था। अब आपको स्लोप बनाना है, ठीक है, स्लोप बनाना है। अब एक सेकेंड, स्लोप तो तुमको बताता है क्या एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कौन क्या बताता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? जिसने सवाल का जवाब दे दिया कमाल कर देगा, जिसने भी सवाल का जवाब दे दिया कमाल कर देगा। तो के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे एरिया कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता। देखो यहां पर इस डायग्राम को अगर तुम देख पा रहे हो तो एरिया में एक डब्बा है और एक ट्रायंगल है, ठीक है। एरिया में एक डब्बा है और एक ट्रायंगल है, अपने अनुसार नाम दे दो उसको, ठीक है। जैसे काफी बुक में डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, इसको ओ नाम दे दो, इसको ए बी सी डी, वॉट एवर, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, हर स्थिति में आंसर आपका सेम ही आता है, ठीक। अब देखो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने के लिए पहले आपको इस डब्बे, आप स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का नाम क्या रखा है? ओ ए बी सी, प्लस उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का नाम क्या रखा है आपने? सी बी डी, ओके, सी बी डी। अब बचपन से तुमको पढ़ाया गया है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई साहब ये है इसकी लेंथ मतलब टाइम, और ये है इसकी ब्रेथ दैट इज यू। तो यू इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बचपन से तुम्हें सिखाया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये लगा दिया हमने हाफ, ठीक है। बेस भैया ये वही पुरानी बातें हैं, बेस ओ ए इसका बेस और सी बी इसका बेस, तो अगर ये टी है तो ये भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और इंटू में हाइट, ये थोड़ी सी दुविधा दे सकता है आपको, हाइट निकालने में काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ये थोड़ी दुविधा दे सकता है। अगर आप देखो ये पूरी वैल्यू है v, अगर आप देख पा रहे हैं ये पूरी वैल्यू है v, यहां से जीरो से लेकर यहां पहुंच गए तो v हो गया, और जीरो से यहां पहुंच गए तो दैट इज u हो गया, ठीक है। आपको हाइट निकालना है ना, तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे? v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये वैल्यू है u और ये वैल्यू है v, तो इस v में से u को माइनस कर दोगे दैट इज v माइनस यू। तो इस हाइट को पुट करने के लिए तुमने क्या पुट कर दिया? v माइनस यू। इस हाइट को पुट करने के लिए तुमने क्या पुट कर दिया? v माइनस यू। इससे कर कर यहीं रख दो। अब आपको मदद लेना है इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद करिए मैंने तुमको बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देख बेटा v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 80। सर ये कैसे होगा? अरे u को यहां लाएगा तो v माइनस यू क्या हो जाएगा? 80, और फिर तू इस v माइनस यू को यहां रिप्लेस कर देगा, तो एरिया इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। टी तो आपके पास पहले ही से था, v माइनस यू की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? 80। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a, और t क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन की तरफ। जितनी सुंदर हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, उतनी सुंदर हमारी थर्ड इक्वेशन। इजी है, थर्ड इक्वेशन भी इजी है, एंड दैट इज लास्ट। हाँ ऑलमोस्ट ये लास्ट है। मैं आप सोच रहे होगे कि सर आपको सिंपल मेथड भी कराएंगे ना? भाई साहब सिंपल मेथड कोशिश करना बेटा आप करो, है ना। सिंपल मेथड वैसे मुझे पता है आप कर लोगे क्योंकि वो सिंपल है और मैक्सिमम आपको यही मेथड पूछी जाती है। तो ओ ओरिजिन, टाइम टी,
ये रही हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू u से लेकर क्या हो गई थी बेटा, v हो गई थी। ठीक है, ये u से लेकर क्या हो गई थी बेटा, v हो गई थी। अब देखो मिलाया था हमने इसको यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, ओके, u से लेकर v एक्सेलरेशन था ये, ठीक है, एक्सेलरेशन था ये, एक्सेलरेशन था। नाम दे दो अपने हिसाब से, o a b c d, जो आपको देना हो आप वो नाम दे सकते हो। ठीक, अब देखो बेटा, अगेन आपको ये बात याद रखना है, एरिया निकालना है। अगेन आपको ये बात याद रखना, एरिया निकालना है। देखो सुंदर सी राइटिंग में यहां पर ये लिखा हुआ है, अगेन हमको क्या निकालना है, एरिया। अब आप पुरानी वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को ध्यान दो, तो आपने इस पूरे के 2 टुकड़े करे थे। ठीक है, इस पूरे के कितने टुकड़े करे थे, 2। एक बार आपने ट्राइंगल लिया था और एक बार आपने क्या लिया था, रेक्टेंगल लिया था। लेकिन अब आप इसको एक ही बार में कर दो, दैट इज इन द टर्म ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया क्या बताएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में उनके बीच की दूरी। तो अगर आपको याद हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पहली पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 0 से लेकर u, तो ये वैल्यू है u। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आओ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई v। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो u से लेकर ये कितनी हो गई बेटा, v इनटू में, देखो बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरियां कितनी है, t। ठीक है, उनके बीच की दूरियां कितनी है, t, ये हमने पुट कर दिया। मान लो भाई साहब ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पूरा सवाल, पूरा भावनाएं, आपके जो इमोशंस हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर डिपेंड है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। देखो तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 80, और v माइनस यू अपॉन में a, ये क्या आ गया, t। अरे वाह, इस t की वैल्यू को उठाकर यहीं तो पुट करना है और तभी तो तुम्हारा आंसर आना है। तो एरिया s इज इक्वल टू 1/2, है ना, ये क्या था आपका v प्लस यू, u प्लस v को आप v प्लस यू भी लिख सकते हो, t की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू, दैट इज v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 2 और a अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2a, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उठाकर यहां ले आइए, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन का आंसर है। अरे यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन का आंसर है। अरे यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन का आंसर है। अब भाई साहब इतना ही था, हमारे करीबन 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का हो गया होगा, नहीं 1 घंटा 15 मिनट, मेरा टारगेट इतना ही था। तो देखो बेटा, आज आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो ये दिवाली का दिन है। ठीक है, चश्मा लगा लूं, चश्मे पे अच्छा लगता हूं मैं। ठीक है, आप ये जो लेक्चर देख रहे हो ना, तो आई होप अगले दिन आपकी दिवाली होगी बेटा। ठीक है, दिवाली खुशियों का त्योहार है। दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हम लोग, हम सारे बच्चे जो हैं, मतलब आप सब जो है, हो सकता है आप बहुत प्यारे प्यारे पटाखे फोड़ो, आप बहुत प्यारे प्यारे नए कपड़े पहनकर घूमो, बहुत मस्ती करो, बहुत मचाओ, लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, हमारे आसपास आज भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जिनको दिवाली मनाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो हमारा और आपका कर्तव्य, हमारी और आपकी जिम्मेदारी, और हमारी और आपकी जो मानवीयता है, हमारी जो आपकी इंसानियत है, वो ये कहती है कि हमें उन सबके दिवाली भी जगमग करना है, उन सबके दिवाली भी खुशियों भरी भरना है जो कि किसी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो या फिर किसी कारण से दिवाली मनाने में सक्षम नहीं है। एक बार उनके पास बैठकर देखना, एक बार उनके साथ खुशियां बांटकर देखना, दुनिया में उससे ज्यादा अच्छी खुशी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार कोशिश करना, क्योंकि अब अगले दिन, आज जब ये लेक्चर देख रहे होगे, अगले दिन आपको ये दिवाली की खुशियां मिलेंगी, और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो इसी के साथ मैं आकाश श्रवण आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपके अगली जो दिवाली हो, आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचो और इस क्लास में खूब मचाकर, खूब अच्छे रिजल्ट के साथ अगली क्लास में एंट्री करो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छी तरह से देखना, और जो जो क्वेश्चन पूछे है ना, उन क्वेश्चन का आंसर दे दियो, क्योंकि जो आंसर देगा वही बोला जाएगा कि नहीं भाई साहब तूने कुछ पढ़ा है, नहीं भाई साहब तूने कुछ सीखा है। तो बेटा, आपकी दिवाली खुशी वाली और सबकी दिवाली खुशी वाली, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है कि अपनी दिवाली और सबकी दिवाली खुशियों वाली बनाने का। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश करके देखिएगा, कुछ भी संभव हो उनकी मदद करके देखिएगा, वॉटेवर जो भी संभव हो, आपकी क्षमता में जो भी हो आप इसको
दूसरों को शेयर करने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी दिवाली बच्चों, खूब मस्ती करिएगा, खूब मचाइएगा, लेकिन किसी जानवर को परेशान मत करिएगा, किसी डॉग या फिर कोई भी और जानवर उसके आसपास बम फटाके मत फोड़िएगा, ठीक है। किसी मम्मी पापा की बात मानिएगा और दिवाली की खुशियों में खूब खुश रहिएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को मत भूलिएगा, थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई को भी दीजिएगा। तो इसके साथ मैं आकाश रवन आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। बाय बाय बच्चों।